मैं राकेश पांडे। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे देश का सवाल नहीं, 7 बजे जवाब। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों को लेकर आज मतदान, लेकिन चुनावी मैदान कौन मारेगा? असल नतीजे 24 तारीख को। 24 तारीख से पहले एग्जिट पोल के जरिए जवाब। असल नतीजों की संभावित तस्वीर क्या हो सकती है? महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए, किसको कितनी सीटें? 288 सीटें, बीजेपी 144 से 150, एनडीए को अकेले 194 से 203 यानी 200 के पार, यूपीए सिर्फ 79 से 84, अन्य के हिस्से में 6 से 10 सीटें। महाराष्ट्र की ये बड़ी तस्वीर। पिछली बार की तुलना में बीजेपी और एनडीए को कहीं ज्यादा बड़ी जीत, और कोई बड़ी बात नहीं अगर बीजेपी को अकेले भी बहुमत मिल जाए। लेकिन इस बीच आप तस्वीर देखिए पार्टी वाइज, एनसीपी को 34 से 39 सीटें मिल सकती हैं। पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए। इंडिया न्यूज पोल स्टेट का सर्वे ये कहता है, यानी हमने जो सर्वे किया, एग्जिट पोल किया, वो दिखाता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 144 से 150, सीएनएक्स का एग्जिट पोल 130 से 140, एक्सिस का एग्जिट पोल 109 से 124, और जन की बात का एग्जिट पोल कहता है 135 से 142। और पोल ऑफ पोल्स यह है, यानी शाम 7 बजे की बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र का पोल ऑफ पोल्स यानी सबसे बड़ा जो एग्जिट पोल, 135 अकेले बीजेपी को, शिवसेना को 71, कांग्रेस को सिर्फ 31, एनसीपी को सिर्फ 35, अन्य के हिस्से सिर्फ 16। यानी अगर बीजेपी और शिवसेना को मिला लिया जाए तो पोल ऑफ पोल्स भी यह कहता है, यानी तमाम चैनल्स, तमाम एजेंसियों के अगर एग्जिट पोल के नतीजों को मिलाकर उनका एवरेज अगर निकाल ले तो भी बीजेपी और शिवसेना यानी एनडीए 200 के पार जाती दिखाई दे रही है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी तस्वीर एग्जिट पोल को लेकर। जाहिर सी बात है राकेश, ये तस्वीर साफ बताती है कि कहीं न कहीं संकेत ये दिख रहा है कि प्रचंड बहुमत की ओर, दोनों ओर एनडीए, हरियाणा हो या महाराष्ट्र। और अब महाराष्ट्र को लेकर पोल ऑफ पोल्स की हमने बातचीत की, ये बड़ी तस्वीर, क्योंकि ये तस्वीर की चर्चा लगातार अगले 2 दिनों में होगी और फिर इसी तस्वीर को लेकर आगे बढ़ेंगे 24 तारीख को जब असल नतीजे सामने आएंगे। तो मनीषी जी, जाहिर सी बात है, इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीर चौगावकर। जी हाँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील देश रतन निगम, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ हमारे अपने अजीत मंडोला साहब, क्षेत्रीय चैनलों के राजनीतिक संपादक। हमारे साथ शिवम, जो कि पोल स्टैट से आते हैं, जिन्होंने ये सारी जो कवायद थी शिव ने ये पूरी की है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत हमें इन्हीं से करना चाहिए कि आखिर क्या आधार था, कैसे ये आंकड़े आए और किन किन बिंदुओं पर ज्यादा गौर किया गया। थैंक यू। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग एग्जिट पोल करते हैं, बहुत रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करते हैं ताकि कोई भी उसमें बायस ना आए, और यही कोशिश करते हैं कि जितने अलग अलग विचारधारा हैं उन सब की विचारधारा हम लोग रिकॉर्ड कर सकें और दर्शकों को दिखा सकें कि सबसे सही और सबसे सटीक क्या नंबर्स आ सकते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग करते हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र में कम से कम 25,000 से ज्यादा लोगों को सैंपल मिल गया, करीबन 150 कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर की। हरियाणा में हमने 10,000 से ऊपर रिस्पोंडेंट्स लिए और जिसमें से 58 कॉन्स्टिट्यूंसी हमने कवर की। और इसी के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी डेटा हमारे पास आए वो अनबायस्ड है, जिसको और किसी को भी हम लोग पहले से बता के नहीं भेजते हैं कि किसको कैसे क्या पूछना है। वो सब एक क्वेश्चनर के थ्रू होता है जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिव और सटीक हमें परिणाम मिले। जी, इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जी हाँ, महाराष्ट्र के प्रवक्ता संजय दुबे नागपुर से मौजूद हैं। संजय जी, जो तस्वीर आ रही है उसमें आपके लिए बेचैनी और खुद को प्रासंगिक बनाए रखना, ये जाहिर सी तस्वीर साफ दिखाई देती है। मुझे लगता है राकेश, संजय दुबे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, हमारे साथ अजीत मंडोला साहब हैं। अजीत साहब, महाराष्ट्र की ये तस्वीर आपने अपेक्षा की थी, जैसा कि अभी शिव भी बता रहे थे। लेकिन मैं बराबर कह रहा हूं कि जो 19 के लोकसभा चुनाव के बाद जो माहौल देश में बना है और उसके बाद अनुच्छेद 370 जिस तरीके से मोदी सरकार लाई है, उन्होंने कश्मीर से धारा को खत्म किया है, कहीं ना कहीं जो माहौल था वो पूरी तरीके से बीजेपी में होता जा रहा था। और उसका नतीजा ये है कि
और उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो इसमें मैं कहूंगा कि दोषी या जिम्मेदार है वो विपक्ष है। विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष पूरी तरीके से बंटा हुआ था। विपक्ष तय नहीं कर पा रहा था कि उसको चुनाव लड़ना है, करना क्या है, और उसका नतीजा ये है कि आज जो विपक्ष छिन्न भिन्न हो गया दोनों राज्यों में। अगर कांग्रेस 10 से नीचे अपनी सीटें लाती है, सिंगल डिजिट में आती है, और महाराष्ट्र में भी अगर यही परिणाम आते हैं जो आप हम लोग दिखा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये कांग्रेस के लिए बहुत अशुभ संकेत है। क्या होगा इसके बिल्कुल अशुभ संकेत है, और इसी बात को आगे उठाओ। टूट भी हो सकती है पार्टी में, मैं यहां तक कह रहा हूं इस बात को। ठीक है, देशरत्न निगम जी, एक सवाल आपसे, कमेंट आपका भी। क्या विपक्ष की ये बुरी स्थिति उसकी हताशा का नतीजा है? देखिए, विपक्ष खोखला है और बटा हुआ, जैसे साफ बताया गया। और दूसरा, यहां तक कि उनके कई ऐसे वक्तव्य आए जो कि राष्ट्र विरोधी भी थे। तो साफ है, जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है, और उनको उठना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। और जैसा बोला गया कि वहां से लोग निकलना शुरू करेंगे, वो ऑलरेडी आपने एक धारा देखी, लोग निकल रहे हैं बहुत जगह से, और पार्टी के विरोध में भी लोग बोल रहे हैं। इसमें आपको अगर स्मरण होगा, लोकसभा के पहले अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के घर में ही उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन हो जाता है, फिर उसके बाद वो आ जाते हैं, तो जो भगदड़ मची थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे एनसीपी हो, हालांकि अंतरकलह यही नहीं थी, बीजेपी में भी थी, क्योंकि जिस रफ्तार से लोग आ रहे थे, दरवाजे खोल दिए गए थे। अमित शाह ने तो एक बयान तक दिया था, अगर हमने पूरे दरवाजे खोल दिए तो विपक्ष में नेता नहीं बचेगा। सही, एकदम सही बोल रहे हैं। और देखिए, वो भगदड़ किस लिए हो रही है, इसमें बीजेपी का योगदान लोग समझ रहे नहीं, उसमें उनकी जो शीर्ष नेतृत्व है उनका, कांग्रेस का, जहां पे जिसको बोलते हैं नीति शून्यता है, जहां पर उनको ये नहीं मालूम है कि कब क्या बोलना है। अगर कोई घटना हमारी आर्मी करती है और वो जवाब पाकिस्तान को देती है, तो उन्हें ये नहीं पता कि उसका जवाब क्या देंगे। तो वो ऐसा, जनता को ऐसा लगता है कि इस नेतृत्व को तो हमको लाना ही नहीं चाहिए, इन्हें हमेशा बाहर रखना चाहिए। और ये एक परमानेंट चीज बनती जा रही है। ऐसा नहीं कि ये इसी इलेक्शन में है, आप लोकल लेवल का इलेक्शन देख लीजिए या आप राष्ट्रीय स्तर का इलेक्शन देख लीजिए, धीमे धीमे जनता इनको साफ कर रही है। ठीक है, देखिए, लोकसभा चुनाव के टाइम पे एयर स्ट्राइक को लेकर, बालाकोट को, उसको कश्मीर के मसले को जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल उठाए, उनके लिए घातक हुआ। उससे भी सबक नहीं लिया इन्होंने। जब अनुच्छेद 370 का मामला हुआ पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई कि हमें क्या बोलना है। पहले दिन राज्यसभा में जब ये पूरा फैसला हो गया, अगले दिन लोकसभा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, पूरी तरीके से कांग्रेस बिखरी हुई थी। गुलाम नबी आजाद उनके इतने वरिष्ठ नेता हैं, पी चिदम्बरम। इसके साथ एक और बात है, मैं चाहूंगा इस पर एक समीर जी का कमेंट है कि विपक्ष खत्म हो रहा है, तो देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस, राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं देश की राजनीति को, ये बड़ा दुखद है। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। नहीं, राकेश, एक चीज आप समीर जी की बात कह रहे थे, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हैं, तो इन पे दोहरी जिम्मेदारी बनती है जवाब देने की। ठीक है, एक कमेंट, फिर उसके बाद मैं संजय जी का भी रुख करूंगा। कमेंट ये कि क्या इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है महाराष्ट्र में कि उनके आसपास कोई नहीं, क्योंकि लगातार पिछले सालों में केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र की बातचीत हुई। 44 साल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वो दूसरे सीएम बने महाराष्ट्र में। अब स्थिति यह है कि सब कुछ फडणवीस फैक्टर के आगे फेल है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है 5 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस को सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप देखेंगे कि वह कभी भी प्रदेश में किसी भी मंत्री पद पे नहीं रहे हैं, वो विधायक रहे। और जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, मुझे लग रहा है यह जो निर्णय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लिया था वह 100% सही था। और पूरे 5 साल के कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से साफ सुथरा प्रदर्शन दिया, संगठन को मजबूत किया, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, विपक्ष को तोड़ा और लगातार संगठन को मजबूत करने और नरेंद्र मोदी के काम। समीर जी, आप ही के शहर नागपुर लिए चलते हैं, जहां से कांग्रेस के प्रवक्ता संजय दुबे जुड़े हैं। संजय जी, आपने आंकड़े देखे, बेचैनी बढ़ना लाजमी है। जी मनीष जी, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये आंकड़े जो है ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, और अभी मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की जनता पिछली 2014 से लेकर 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने यहां महाराष्ट्र में जन विरोधी कार्य किए हैं, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, ये आने वाले चुनाव के जो फल आएंगे उस पर आपको पता चलेगा। नहीं, लेकिन संजय जी क्यों न माने कि ये जो तस्वीर सामने आई है एग्जिट पोल के नतीजों की, इसकी आशंका पहले से प्रबल थी।
आपके दर्जनों नेताओं ने पार्टियां छोड़ी हैं, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ शिवसेना में चले गए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ और कई संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहा है आप बखूबी याद किए होंगे। एक एक बातें संजय निरुपम की याद होंगी। कांग्रेस के अंदर इतनी फूट, कई धड़े टूटे बिखरे, और टूट होगी। अब बताऊं मैं आपको ना, असली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है, ये एक प्रेशर और दबाव तंत्र के तहत इनके खिलाफ जो भी विरोधी पार्टी है उनके नेताओं को दबाव तंत्र का उपयोग करके और ये अपनी राजनीति कर रही है। और उसी का परिणाम है कि जो कांग्रेस से और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जो लोग, जो नेता मंडली जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुई है। नहीं, ये एक और तस्वीर भी तो हो सकती है ना कि उन नेताओं को कांग्रेस के साथ अपना अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा था, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस अस्तित्व विहीन होती जा रही है। उन मुद्दों पर सवाल उठा रही है, प्रश्न चिन्ह उठा रही है, जिस पर शायद कांग्रेस को एक नेशनलिस्ट स्टैंड लेकर कायम रहना चाहिए था। नहीं, दुबे जी सबसे आपसे क्यों मैदान छोड़ के भागे? राहुल गांधी ने मैदान क्यों छोड़ा, फिर क्यों वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने मैदान नहीं छोड़ा। राहुल गांधी कांग्रेस के अनुशासित सिपाही की हैसियत से अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। यदि वो मैदान छोड़ के भागे, आपका यह कथन है, तो मैं इससे आपके इस कथन से असहमत हूं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 4 सभाएं की है। सिर पे फैसला नहीं कर पा रहे राहुल गांधी ना सोनिया गांधी। अभी तो देखिए 2 राज्यों के चुनाव में, अभी हरियाणा को लेकर कब फैसला करा कांग्रेस ने? अब दिल्ली में चुनाव होना है, 1 महीने बाद दिल्ली का कप्तान कौन होगा तय नहीं कर पा रही है। आपकी अंतरकला आपको भारी पड़ रही है दुबे जी, आपकी अंतरकला आपको भारी पड़ रही है। आप अपने केंद्रीय नेतृत्व का इतना, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और वो भी ऐन चुनाव के पहले। अशोक चौहान को चुनाव लड़वा दिया आप लोगों ने लोकसभा का। जी, सुनिए ना, अब आप मेरा जवाब सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी नागरिकों के सवालों को लेकर मैदान में उतरती, पहली बात। और क्यों तकलीफ है किसी को कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में कार्याध्यक्षों की बढ़ोतरी की है? क्या तकलीफ है? यदि हर रीजन में एक कार्याध्यक्ष देकर यदि वहां पर पार्टी का संगठन मजबूत किया जा सकता है, यदि वहां पर कांग्रेस को सिस्टम को चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है, तो क्या तकलीफ इस बात की कि आपका राहुल गांधी का बना है ये फॉर्मूला नहीं, और मैं तो मंडोला जी ये कहता हूं कि ठीक है, इनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को 4 अध्यक्ष रखने हैं, 10 अध्यक्ष रखने हैं, ये कांग्रेस पार्टी जाने और कांग्रेस की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करे। लेकिन एक रिसेंट मुद्दा और किस तरीके से कांग्रेस के अंदर का जो दोफार था खुलकर सामने आया और कलह खुलकर सामने आया। राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा करते हैं राफेल को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं तमाशा, संजय निरुपम कहते हैं शस्त्र पूजा तमाशा कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये इस देश के नागरिकों के, इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमें ये आशंका थी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले शस्त्र पूजा को तमाशा बता दिया, ठीक उसी तरह शस्त्र पूजा को तमाशा बता दिया। सुनिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय पे संजय जी आपके पास आते हैं। इस बीच हमारे साथ बीजेपी नेता शायना एनसी भी जुड़ चुकी हैं। शायना जी आपका स्वागत है। शायना जी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है और बहुत अच्छे ढंग से आ रही है। जी, आपको एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में फिर शाइन होने वाली है। 100% हम मानते हैं कि आज परिस्थिति ये है कि लोगों ने एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार के लिए एक वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हमारे मुख्यमंत्री की छवि और जो नॉन करप्ट गवर्नमेंट रहा है, मोदी जी की लोकप्रियता सब जानते हैं। लेकिन आज 370 भी एक भावनात्मक मुद्दा है। जमीनी स्तर पे जलयुक्त शिवार हो या फिर पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, उज्ज्वला, ये सभी से बहुत फायदा हुआ है महाराष्ट्र की जनता को और उन्होंने इस वजह से एक प्रगतिशील सरकार, स्थिर सरकार और नेतृत्वशील सरकार को वोट किया। और रही बात जो चर्चा हो रही है वोटिंग परसेंटेज, शाइना एक रिक्वेस्ट है आपसे,
अगर आप टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें तो जो आवाज इको कर रही है वो शायद इको ना करे तो वो बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ से जो आवाज बनी। और रही बात जो चर्चा हो रही है, ठीक है शाइना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दें तो जो आवाज इको कर रही है वो शायद इको ना करे तो वो बेहतर होगी, क्योंकि यहाँ से जो आवाज मनीष जी या फिर मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो पहले वो आवाज वहां पर आपको सुनाई दे रही है, इको कर रही है, गूंज रही है, और उसके बाद आप अपना जवाब रख रही हैं। तो अगर टीवी का वॉल्यूम कम होगा तो शायद बेहतरी होगी। और दूसरी बात, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों की जगह एग्जिट पोल है, तो बधाई आज आप स्वीकार करने वाली हैं या फिर 24 तारीख को आपको बधाई दी जाए? देखिए, बधाई तो आप अभी दे सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जिट पोल से एक चीज स्पष्ट है, वो है भारतीय जनता पार्टी की जीत। और हाई वोटिंग टर्नआउट जब होता है तो वो रहता है एंटी इनकम्बेंसी का वोट, और जब लो वोटर टर्नआउट है तो वो लोग वैसे भी खुश हैं हमारे शासन से। और जो मोदी जी की बात करें तो जो रैलीज रही महाराष्ट्र में, वो जनादेश जो देखने मिला, लोकप्रियता जो है, देवेंद्र जी की जो साफ सुथरी छवि है, मैं मानती हूँ कि वो अपरंपार है, जहां कांग्रेस और एनसीपी ने आपका एक बड़ा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। शाइना जी, बड़े ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। एक सवाल है, आप शिवसेना के ठाकरे परिवार के भी करीब हैं, आप बीजेपी की नेता हैं। सवाल है कि जो आंकड़े बता रहे हैं 144 से 150, आप अपने बूते भी सरकार बना सकते हैं, तो क्या छोटा भाई जो इन चुनावों में बन चुकी है ठाकरे परिवार, शिवसेना, उसको साथ लेने की जरूरत दिखेगी आपको? मनीष जी, आप दो चीज जानते हैं। पहले तो ये एक आज का अलायंस नहीं है, 25 साल पुराना है। एक आइडियोलॉजिकल विचार है हिंदुत्व को लेके, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। एक मंत्र सिर्फ नहीं है, लेकिन सही मायने में जब हम जनता के लिए काम कर रहे हैं महाराष्ट्र प्रदेश में, तो एक भूमिका है जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है महाराष्ट्र की जनता के लिए। रही बात, हम हैं बड़े भाई, ये स्वीकार करना पड़ेगा हर एक राजनीतिक दल को। प्रियंका, हमारे वोट शेयर को लेकर हमारी, अगर वो होती तो मेरे ख्याल से और बेहतर होती है। जो आप हाइपोथेटिकल सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये अलायंस रहेगा, ये अलायंस बिल्कुल रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, और ये तो स्पष्ट हुआ है आंकड़े को भी लेके और जनादेश को भी। शाइना जी, मैं समीर चौगावकर बोल रहा हूं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल रहा है, लेकिन आपके सहयोगी शिवसेना की सीटें बहुत कम हो रही है। जो पिछली बार 63 सीटें जीती थी, इस बार उनकी सीटें आपके सहयोग के बाद भी बहुत कम दिख रही है। क्या लग रहा है आपको, शिवसेना की सीटें कम होने का कारण क्या है? देखिए, राजनीतिक विश्लेषण तो आप करते हैं, हम नहीं करेंगे। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं एक राजनीतिक दल का। जहां तक हमारा दल का सवाल है, 11 करोड़ सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय मेंबर्स हैं, और ये अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ है कि एक एक पोलिंग बूथ पे जहां हमारे एक व्यक्ति ने, चलिए ठीक है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब आपने अमित शाह का नाम लिया तो वो तस्वीरें याद आ गई। जब कभी लगता था कि गठबंधन का क्या होगा, अमित शाह मातोश्री पहुंचते या फिर मुंबई में मुलाकात हो जाती उद्धव ठाकरे से। नहीं, अब तो मुझे लगता है ये तो हो गया था, अमित शाह मिलने भी नहीं गए। अब तो मुझे लगता है जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि छोटे भाई ने पिछले 5 साल में कई बार आंखें दिखाई, अब तो शायद उससे बहुत ज्यादा छोटा बनाकर रखेगी बीजेपी। ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जनादेश जनता ने तय किया है। जनता तय करती है कि किसकी स्वीकारता है और किसकी नहीं। और जलयुक्त शिवार जैसे मुहिम जो देवेंद्र फडणवीस जी ने चालू किया, जहां 22,000 गांव तक पहुंचे, इसमें भी एक लोकप्रियता है। महाजनादेश यात्रा की भी एक भूमिका रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक का भी एक योगदान रहा है। कोई आतंकवादी हमला नहीं, कोई स्कैम नहीं, कोई कम्युनल राइट नहीं। तो ये सभी फैक्टर्स जब जुटते हैं तब ठीक है, इन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे शाइना, इन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर ब्रेक भी लेना है। ब्रेक ये बताते हुए कि एक बार फिर से
एग्जिट पोल के नतीजों के आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन पर हमने चस्पा कर दिए हैं। ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, 24 तारीख को इन्हीं एग्जिट पोल के नतीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे जब असल नतीजे आने शुरू होंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा की तस्वीर, बड़ी तस्वीर, महाराष्ट्र की 288 सीटें, हरियाणा की 90 सीटों की एग्जिट पोल के नतीजे, इंडिया न्यूज और पोल स्टेट के नतीजे क्या कुछ कहते हैं वो हमने रखा है स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेटेस्ट तस्वीर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे देश के दो बड़े राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल क्या कहता है, स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में हमने उस तस्वीर को रखा था। हरियाणा की तस्वीर आप देखिए, 90 की 90 सीटों का एग्जिट पोल का हमारा नतीजा। बीजेपी का जो नारा था, अब की बार 75 पार, उस नारे को साकार करती बीजेपी दिख रही है। 75 से 80 सीटें बीजेपी को अकेले, कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट सकती है। 9 से 12 सीटें सिर्फ कांग्रेस को। इनेलो 0 से 1, यानी ये भी हो सकता है कि इनेलो का खाता ना खुले। जेजेपी के हिस्से 1 से 3 सीटें और अन्य के खाते में कुछ नहीं। तो ये हरियाणा की बड़ी पिक्चर, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर, यानी खट्टर सरकार पर पिछले 5 सालों के कामकाज पर हरियाणा की जनता एग्जिट पोल के नतीजों को सही माने तो मुहर लगाती हुई दिख रही है। वोट शेयर देख लीजिए फटाफट हरियाणा का। बीजेपी को अकेले 42.70% वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आधे में सिमट रही है, 28.99%। इनेलो के पास सिर्फ 3.33%। जेजेपी को इनेलो से ज्यादा 16.02%। अन्य के हिस्से में 8.94%। ये स्थिति हरियाणा की। बड़ी तस्वीर एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर हमने आपके सामने रखी है। अब महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख लीजिए और साथ ही आपके सामने जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हिस्से में महाराष्ट्र का एग्जिट पोल का नतीजा और साथ ही स्क्रीन के नीचे हिस्से में हरियाणा का जो एग्जिट पोल है वो हमने आप रखा हुआ है। और बीचों बीच जो हम तस्वीर रख रहे हैं ग्राफिक्स की, वो महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर जो कंपैरेटिव स्टडी है और साथ ही जो दूसरी जरूरी जानकारियां वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जी राकेश, ये आंकड़े तमाम जो लगातार दर्शक देख रहे हैं ये बताते हैं कि संभावित तस्वीर 24 तारीख को आएगी तो क्या हो सकती है। जी हाँ शाइना जी, आप मेरे साथ हैं। आपसे एक सवाल, आपसे कुछ देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी थी, मैंने यही सवाल जो आपसे किया था, मैंने कहा कि आप मानते हैं कि आप छोटे भाई की भूमिका में हैं, तो वो थोड़ी सी नाराज हुई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपकी बेबाकी की दाद दूंगा कि आपने मान लिया कि हम तो बड़े भाई है ही। आपसे सवाल, चुनाव साथ साथ, घोषणाएं अलग अलग, देखिए हर एक पार्टी उम्मीद पे दुनिया कायम है जैसे कहते हैं, उस आधार पे जंग में जाती है, लेकिन अंत में जो जीता वही सिकंदर। आज हकीकत ये है मनीष जी कि भारतीय जनता पार्टी के 122 एमएलएज हैं महाराष्ट्र में। रही बात देवेंद्र जी की छवि और उनकी लोकप्रियता हर कोई जानती है, और जिस आंकड़े की बात आप करते हैं वो एग्जिट पोल हो आपके चैनल पे या कहीं और, उससे एक चीज स्पष्ट है कि वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़ चुका है। और स्वाभाविक रूप से हम हैं बड़े भाई, आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। रही बात अलायंस को लेकर, हमने कभी भी किसी का मुझे स्वीकार नहीं करना, ये शिवसेना को आप समझाइए, ये आप शिवसेना को समझाइए कि मान भी जाओ यार, हम बड़े हैं। हम मानते हैं कि बड़े छोटे की बात नहीं, जनता का जनादेश वही तय करता है कि कौन है बड़ा कौन है छोटा। और एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनकी जो वोट शेयर है बढ़े, और बढ़ता है कैसे? शाइना, मैं आपको रोकता हूं। इस वक्त हरियाणा सरकार में मंत्री रहे ओपी धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी धनखड़ जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुबारक हो आपको। जो एग्जिट पोल का नतीजा है, आपकी बार जो 75 पर आपका नारा था, उस नारे को साकार करती दिखाई दे रही है बीजेपी। आपको फिर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। सवाल ये, इसका क्रेडिट किसे? बीजेपी को लेकर इतनी स्वीकार्यता, खट्टर सरकार को लेकर इतनी स्वीकार्यता, या फिर जो सवाल हमने पहले पूछा था, चौटाला परिवार में टूट और कांग्रेस में फूट का फायदा? मैं कहूंगा स्वीकार्यता, खट्टर सरकार को लेकर इतनी स्वीकार्यता, या फिर जो सवाल हमने पहले पूछा था, चौटाला परिवार में टूट और कांग्रेस में फूट का फायदा? मैं कहूंगा सबसे बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत का दुनिया में बढ़ता हुआ स्थान है। धारा 370 टूटने
का हरियाणा में सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि यहाँ के लोग फौज में हैं और सबको लगता है कि कश्मीर की ड्यूटी कैसे पूना, पटना, लखनऊ, मथुरा, भोपाल, झांसी जैसी हो जाए, क्योंकि सर्वाधिक बलिदान हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर में दिए हैं। हर हिस्से में हमारा रक्त बहा है। 3 पीढ़ियां बीत गई हैं, 75 साल हो गए आजादी को। यहाँ उस बात की बहुत बड़ी प्रसन्नता है, मोदी जी के काम की प्रसन्नता है। हमारी सरकार को लोगों ने एक सर्टिफिकेट दिया है, ईमानदार सरकार है, ख्याल रखने वाली है, सबको साथ लेकर चलने वाली है, डिलीवरी देती है, लो प्रोफाइल है, ना इलाके की बात करती किसी खास की। जैसे कुछ लोग किसी इलाके की चौधर की बात करते हैं, कुछ लोग किसी समूह वर्ग की चौधर की बात करते हैं, कुछ लोग किसी जो है अपना एक अलग जाति की बात करके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी बनी है और सबके आदर के साथ, सबके सम्मान के साथ सभी वर्गों तक सरकार के कामों के फल पहुंचे, डिलीवरी पहुंचे, न्याय भी देती है और भाव भी देती है। यानी युवा को न्याय देती है, मेरिट पर नौकरी देके, किसान को भाव देती है और खरीद करती है, अच्छा भाव देती है। तो ऐसी सरकार जो है। लेकिन ओके जनता जी, एक सवाल और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या इस बात से इनकार करेंगे कि कांग्रेस और जो 5 दलों का जो विपक्ष था उसकी टूट का फायदा बीजेपी को मिला? अशोक तंवर हुड्डा को लेकर क्या कुछ हुआ वो हमने देखा है। बीजेपी में आईएनएलडी के आगे रामचंद्र कंबोज, ये भी तस्वीर रही। कई बड़े दिग्गज नेता, आईएनएलडी के एक और दिग्गज नेता रविंद्र बलालिया आपके साथ आ गए। क्या इन सब परिस्थितियों का फायदा बीजेपी को नहीं मिला हरियाणा में? निश्चित रूप से मिला है, लेकिन इसमें बीजेपी का क्या है? सामने वालों को अच्छा चलना चाहिए था, वो अच्छे नहीं चल रहे थे, तो हम उसमें बीजेपी क्या कर सकती है? रामायण में कहा है, जाको मैं दारुण दुख दे हूं ताकि मती पहले हर ले। अब उनकी मती अगर हरी गई थी, वो लठ बजा रहे थे, तो बीजेपी क्या करे? तंवर और हुड्डा मिलकर साथ नहीं चल सकते, तो हमको बेनिफिट होना ही था। एक परिवार में जूतम जूत हो रहे थे, तो हम क्या कर सकते थे? चाचा को नेता ही नहीं माने कोई जो जवान, ठीक है, और सारी फैमिली टुकड़े टुकड़े बढ़ जाए, तो निश्चित रूप से बीजेपी को बेनिफिट मिलना ही था। हम तो चाहते थे कि अच्छा सा विपक्ष हो और अच्छी लड़ाई लड़े उस नाते से, लेकिन वो अपने बिखराव को रोक ही नहीं पाए। मैं आता हूं आपके पास। दीपक जी, कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी ये आंकड़े नहीं है, अभी बस दिखा रहे हैं, ट्रेंड दिखा रहे हैं। आंकड़े नहीं, विधान आंकड़े मतलब ये रिजल्ट नहीं है आपके, ये अभी एक नहीं, तो हमारा नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्या है वो 24 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, ये आपके पक्ष में होते तो हार या जीत, होते तो ये आपके होते। मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ। लोकसभा, विधानसभा जो भी चुनाव होते हैं, जो जीता वही सिकंदर कहलाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बात सच ही जीत रहा हो, कई बार झूठ भी छल करके जीत रहा होता है। और वास्तविक स्थिति वही है। नहीं मिले तो खट्टे हो गए। देखिए, वो आप कुछ भी कहिए, आप खाने को नहीं मिले तो खट्टे हो गए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एग्जिट पोल के दौरान भी तो यही कह रहे थे ना कि असल नतीजे में ये कन्वर्ट नहीं होंगे। राकेश, हेमराज शाह भी शायद मुंबई से शिवसेना के, हाँ, वो स्क्रीन पर जरूर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे थे। हेमराज शाह है तो वो स्क्रीन पर उन्हें लाया जाए। और सवाल ये कि अब तो शाइना एनसी ने कहा कि माने कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, यानी शिवसेना क्या खुले मन से स्वीकार करेगी कि छोटा भाई, अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं 24 को भी तो? शाह साहब, ये सवाल आपके लिए था। ठीक है, ये अभी खत्म होगा ना? मेरे ख्याल से शाह साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ दूसरे मेहमान है राकेश, आप सवाल लेना चाह रहे थे। भावेश, ये आंकड़े पोल ऑफ पोस्ट भी हमने दिखा दिया। वो पोल ऑफ पोस्ट भी तो ये कह रहा है कि कहीं से कोई मुकाबले में नहीं है विपक्ष। बिल्कुल, यदि बीजेपी महाराष्ट्र में 122 से ज्यादा जीत रही है, तो नंबर छोड़ दीजिए, 150 देखा, 140 नंबर को डिस्कस, यदि 122 से ज्यादा बीजेपी वहां पे महाराष्ट्र में 47 से ज्यादा हरियाणा में लेके आ रही है, तो इसका मतलब है कि प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी है तो इसका मतलब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। यहाँ पे देखिए, अब पिछले 4-5 साल की पॉलिटिक्स को इंडिया में देखिए तो बीजेपी हर इलेक्शन में एक टोन सेट करती है, अपना जो उनको कैंपेन करना वही सेट करती है, और विपक्ष उसके
पीछे पीछे चलती है। इस इलेक्शन में भी ये हुआ 2 महीना पहले लगभग बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया, जिसके पीछे कांग्रेस को अभी तक समझ में नहीं आया। आपने संसद में देखा कि उन्होंने विरोध किया। अभी 2 दिन पहले मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आप उनमें देखेंगे, उनमें अभी तक एकमत नहीं है कि हम उस इशू का सपोर्ट करें या विरोध करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जो कोई स्ट्रेटजी नहीं थी इलेक्शन में जाने की, जिसका आप नतीजा देखेंगे। ये नंबर्स हो सकता है कुछ चेंजेस हो, लेकिन इंडिकेशन बिल्कुल साफ है, बीजेपी मैसिव विन दोनों स्टेट में कर। ठीक है, अजीत मंडोला जी, क्या वाकई विपक्ष ट्रैप हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार करता, हर कोई भी राज्य का चुनाव उससे पहले कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसमें विपक्ष फंस जाता है। और मेरी समझ में ही नहीं आ रही ये बात कि कांग्रेस जैसी इतनी 135 साल पुरानी पार्टी या दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे हैं। क्या कमी है कांग्रेस के अंदर? ये बड़ी दुखद स्थिति हो गई है कांग्रेस के लिए आज। राहुल गांधी मात्र 2 साल अध्यक्ष रहे और एकदम से अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और राहुल गांधी के साथ मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कांग्रेस के कमजोर केंद्रीय नेतृत्व को लेकर। वहां पर अब आपस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में भी कहीं ना कहीं अब तनातनी मुझे दिख रही है। वो तनातनी मैं इसलिए कह रहा हूं दिख रही है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से फैसले हुए हैं, फैसले किए गए, देरी से किए गए, और उसके बाद अभी भी जो बातें सामने आ रही हैं उससे कहीं लगता है कहीं ना कहीं माँ बेटे के बीच भी अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और आने वाले टाइम पर ये कांग्रेस के लिए और घातक हो सकता है। अगर यही रिजल्ट आता है तो नेताओं में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव आएगा। कार्यकर्ता तो पहले ही निराश है, नेता भी बचे कुचे हैं और उनमें भी अगर कहीं निराशा का भाव। देशरत्न निगम जी, क्या यही वजह है वन साइडेड इलेक्शन की? अगर ऐसे ही नतीजे आए थे, ये तो एक तरीके से मतलब साफ है मामला। देखिए, जैसा सभी लोग बोल रहे हैं, साफ है, बुरी तरह साफ है, जिसकी वजह से सुपड़ा साफ हो गया। और पहले क्या था कि राहुल गांधी के पास ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी और कैंपेनिंग भी कर रहे थे, उल्टा कर दिया। अब सोनिया जी के पास ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी कर दी और सिर्फ कैंपेनिंग राहुल जी के पास रही। दोनों तरीके से रिजल्ट वही है, नतीजे वही निकल रहे हैं। निगम साहब, थोड़ा सा मैं कहूंगा, देखिए कांग्रेस का दुखद पहलू क्या है, इन्होंने संगठन महासचिव एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसको उत्तर भारत की राजनीति का ज्ञान नहीं है। और सोनिया गांधी ने कहा यह जा रहा है, जो बातें निकल के आ रही है कि सोनिया गांधी चाहती थी कि संगठन महासचिव किसी हिंदी भाषी राज्य के एक वरिष्ठ नेता को बनाया जाए, क्योंकि वो पार्टी में दूसरे नंबर का पद होता है। लेकिन वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसमें भी अड़ गए कि नहीं, ये नहीं करना है। अब अगर ये इस तरीके के टकराव होंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट इस तरीके आएंगे। इसलिए देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2014 से लेकर 2019 आज तक के चुनाव लड़े जा रहे हैं। अगर वो चेहरा है, लेकिन क्या ये टकराव दिखावा है? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जहन मेरे में था, ये सवाल मेरे जहन में था। शिव, जल्दी से एक कमेंट, फिर ब्रेक लेना है। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आज का क्रिकेट मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग था इस इलेक्शन की फाइट से। नहीं, लेकिन शिव, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब राहुल गांधी के उड़न खटोले की इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो राहुल ने भी क्रिकेट ही खेला था। ये संजोग है जी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। तो लगातार सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, नतीजों की तस्वीर, एग्जिट पोल के नतीजों की तस्वीर हमने स्क्रीन पर चस्पा कर रखी है। इन्हें अपने जहन में बिठा लीजिए। स्क्रीन के ऊपर महाराष्ट्र का एग्जिट पोल का नतीजा, स्क्रीन के निचले हिस्से में हरियाणा का एग्जिट पोल का नतीजा हमने रखा हुआ है। लगातार 288 और 90 सीटों पर महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता क्या कह रही है, यह तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। एक सवाल देशरत्न निगम जी, बीजेपी शायद ज्यादा स्ट्रेटजी से चल पा रही है, विपक्ष इस स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहा। यह सवाल इसलिए खासतौर पर हरियाणा को लेकर, क्योंकि कई सारे हिस्से थे हरियाणा में जहां पर लग रहा था कि बीजेपी शायद बहुत ज्यादा कमजोर है। बाहरी नेताओं को लाया गया, दांव उन पर लगाया गया। मेवात में बीजेपी कभी नहीं जीती, 80% मुसलमान। आईएनएलडी के 2 नेताओं को लेकर आई वहां पर पार्टी, वहां से टिकट दे दिया गया। बबीता फोगाट की बात कर लें, योगेश्वर दत्त की बात कर लें, ये सारे एग्जाम्पल है इस चीज के। ये जरूर देखिए, बीजेपी की अगर आप स्ट्रेटेजी देखें, जब उन्होंने वितरण किया अपने टिकटों का, उन्होंने देखा कि
समाज के हर तबके को लाना चाहिए, चाहे वो खेल जगत का हो, चाहे वो किसी भी जगत का हो, जिससे कि एक पूरा समा बन गया इलेक्शन का। ऊपर से फिर प्रधानमंत्री और खट्टर साहब की एकदम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की एक इमेज, ये सारी जो मिलके आई वो। निगम साहब एक चीज है, आपने सारे क्षेत्र की बात की, सपना चौधरी नहीं आई। देखिए सपना चौधरी का तो मैं क्या बताऊं, वो किसी और के लिए कैंपेनिंग करने चली गई थी लास्ट स्टेज पे। तो मैं तो यही कहूंगा। शायना जी, सीएम की पोस्ट रिजर्व है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। मुझे लगता है शायद वहां तक नहीं जा रही है, लेकिन मनीष जी, महाराष्ट्र में आपने काफी आपने समय गुजारा है, तो एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। जी जी। क्या वसंतराव नाईक का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिस तरीके से महाराष्ट्र में फडणवीस फैक्टर मजबूत हो चला है? देखिए, इसमें कोई शक और सुबह मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये साफ तस्वीर, चाहे आंकड़ों के जरिए कहिए या जमीनी हकीकत कहिए, तस्वीर साफ है। और सबसे बड़ी बात, देश का सबसे बड़ा नेता, पार्टी का नेता अगर ये कह दे कि अगर दिल्ली में नरेंद्र है तो मुंबई में देवेंद्र है, तस्वीर साफ हो जाती है। ठीक है, ठीक है। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पापा, आई एम अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने हैं, लेकिन इस बीच औरंगाबाद से बड़ी खबर, एनसीपी और एआईएमआईएम नेता आपस में भिड़े हैं। इम्तियाज जलील और मौलाना कादिर के बीच झड़प हुई है। इम्तियाज अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। औरंगाबाद से ये इस वक्त की बड़ी खबर। औरंगाबाद इम्तियाज जलील को हमारे शो में बैठना था, लेकिन वो धरने पे बैठ गए राकेश। और इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हरियाणा के एग्जिट पोल का जो नतीजा है, बीजेपी कहीं ज्यादा, उम्मीद से कहीं ज्यादा, कांग्रेस कम, सिर्फ 9 से 12 सीटों पर। बड़ी वजह क्या आप मानते हैं कांग्रेस की इस स्थिति के पीछे? नहीं, ये ठीक नहीं है। एग्जिट पोल पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। मैं तो एग्जैक्ट पोल पे यकीन करता हूँ, जो 24 तारीख को आएगा। 24 तारीख को जो आएगा, मैं भी धरातल से जुड़ा हूँ, जिस हिसाब से रुझान मिल रहे हैं, जिस हिसाब से फीडबैक आ रहा है लोगों का, और मैं भी घूमा हूँ हरियाणा में, कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने जा रही है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। हुड्डा साहब, आपको लगता है कि विपक्ष में जो टूट और फूट है, उसका फायदा मनोहर लाल खट्टर को मिलता दिख रहा है? विपक्ष में, कांग्रेस में कोई टूट फूट नहीं है। टूट फूट भाजपा में हुई हरियाणा में, जो कि सिटिंग विधायक भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। नहीं तो एक सवाल की, आखिरकार अशोक तंवर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? उनसे पूछो जी। बदलाव होते रहते हैं। कभी मैं भी था, मैं पहले भी था, इनसे पहले फूलचंद मौलाना भी थे, अब ये शैलजा जी भी हैं। कोई कभी होगा, कभी कोई होगा। ये तो संगठन के काम सबकी पूरी होती है। हुड्डा साहब, आपका राजनीति में 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है, आपको क्या लगता है? आप ये कह रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आपका विश्वास नहीं, आप बताइए कितने आंकड़े आपने मन में ठान रखे हैं? नहीं, क्योंकि तथ्य है, क्योंकि ये तथ्य है। एग्जिट पोल एक मेज पे बैठ के बनाए हुए हैं, ग्राउंड पे नहीं। लगातार एग्जिट पोल सही साबित होते जा रहे हैं। क्या आपको इसमें हरियाणा की, महाराष्ट्र के आज वाले में कोई संदेह है आपको? संदेह की वजह क्या? हुड्डा साहब, जो 2014 के बाद से लगातार एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की बातें की जाती है, वो सटीक और विश्वसनीय है। आमूल चूल इधर उधर छोड़ दें तो बाकी वो सटीक साबित होते हैं। नहीं, मैंने बहुत देखे, मैंने एग्जिट पोल बहुत देखे हैं मैंने। जो ये आप जो है, ये एग्जिट पोल जो है, ये जो आप बता रहे हो, ये तो मेज पे बनाए हुए हैं, और ये समय तो 3 दिन बीच में 24 को पता लग जाएगा। ठीक है, एक सवाल जो मनीष जी ने किया, मैं राकेश हूं स्टूडियो से, हुड्डा जी, कि आखिरकार टूट हुई,
चलिए, आप कहते हैं कि एग्जैक्ट पोल के नतीजों पर बिलीव करेंगे। आपके हिसाब से एक तो एग्जैक्ट पोल की तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में क्या हो सकती है, वो बता दीजिए। और क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि चुनाव से पहले कांग्रेस के करीब, अगर मैं ठीक हूं दुरुस्त करिएगा, करीब 28 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है? नहीं, पता नहीं कि भाजपा के भी कितने नेताओं ने छोड़ी है, मेरे को पता नहीं है ये एग्जैक्ट, लेकिन कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। कोई नए जुड़े भी हैं और कोई जिसकी टिकट नहीं हो सकी वो उन्हें छोड़ी भी है। इस तरह भाजपा की बहुत लोगों ने छोड़ी है। ये तो आवागमन चलता है, हर चुनाव के पहले होता है दलों में। कोई ऐसी बात नहीं, कोई पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत रहे हैं पार्टी के साथ। जी, तो हुड्डा साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीद पर आप कामयाब हो और हमारे एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट साबित हो। आप इंडिया न्यूज पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एग्जिट पोल पर तमाम मेहमान राकेश हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुलेठा, आंख कान खोल के। महाराष्ट्र हरियाणा का फैसला ईवीएम में कैद।